Hello students. The second part of my lecture is on cylinderates. Part 2. ये सिलिंड्रेटा के बारे में इसमें हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने पहले ओबिलिया कॉलोनी के बारे में आपको डायग्राम दिखाया था और पढ़ाया था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से ये इसकी वर्किंग होती है। इससे पहले I would like to introduce myself to you all. I am Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. So, in this slide, एपिडर्मिस के बारे में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो द एपिडर्मिस इज थिन एंड मेड अप ऑफ टिपिकल सेल्स ऑफ नीडेरिया। इसमें सी साइलेंट है बच्चों, इसको कैसे बोलते हैं? स्पेलिंग लिखते समय CNIDARIA, पर बोलते कैसे हैं? नीडेरिया। These include epitheliomuscular cells, mucus secreting cells, interstitial cells, nerve cells and nematoblast. इतनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं एपिडर्मिस के अंदर। दूसरा, निमेटोसिस्ट आर बेसिट्रैकस, और इनके अंदर दीज कंसिस्ट ऑफ एन ओवल कैप्सूल, a long thread bearing spines and open at the tip. So viewers, एपिडर्मिस के बाद गैस्ट्रोडर्मिस नाम की दूसरी लेयर पाई जाती है ओबिलिया में। It forms the lining of gastrovascular cavity and consists of endotheliomuscular cells, nutritive cells, ग्लैंड सेल्स एंड नर्व सेल्स। ये सारी सेल्स गैस्ट्रोडर्मिस लेयर में पाई जाती हैं। यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में बताएंगे, जिसको कि पेरिसार्क कहते हैं। तो ओबिलिया कॉलोनी में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको क्या कहते हैं? पेरिसार्क। Entire colony of Obelia is surrounded by a protective covering called perisarc. It is non-cellular, tough, transparent, yellowish brown and cuticular in nature and is called perisarc or periderm. It makes the vertical part of the colony firm and rigid. Perisarc is secreted by the epidermis and is separated from the coinosarc by a thin fluid-filled space. However, the coinosarc and perisarc are in contact, making the colony more rigid. At some points, the perisarc is arranged in flexible rings called annuli. These allow the swaying movements due to the force of water currents. The perisarc of hydranth is termed as hydrotheca and that of gonozoid is called gonotheca. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे इस स्लाइड में क्लियर डायग्राम दिखाई दे रहा है हमें ओबिलिया कॉलोनी का, और इसमें आप नीचे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ओबिलिया कॉलोनी शोइंग एन्यूलाई। तो इस ओबिलिया कॉलोनी में आप देख रहे हो किस तरह से सबसे बाहर एक ट्रांसपेरेंट एक कवरिंग है सबके बाहर, जिसको कहते हैं हम पेरिसार्क। लेबल किया हुआ है पेरिसार्क, और अंदर जो है और उसके पास रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उसको कहते हैं एन्यूलाई। किस तरह से पॉलिप और मेड्यूसा स्टेजेस नज़र आ रही हैं इसमें, और आप देख रहे हैं ये कितना क्लियर डायग्राम है इसमें ओबिलिया कॉलोनी का। बाकायदा इसमें ब्रांचेस हैं जो कि एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है ओबिलिया का। Morphology of a gastrozoid. Gastrozoid of Obelia is a feeding polyp. Its function is to feed the whole colony. Gastrozoid is a tubular and diploplastic zoid with a central gastrovascular cavity continuous with the coinosarcal canal. The polyp is attached to the hydrocalus by a hollow stalk which is present in distal end and is produced into a conical elevation called manubrium or hypostome. The apical portion of the manubrium
bears a terminal mouth encircled by numerous long solid tentacles, often 24, loaded with nematoblasts. The perisarc of gastrozoid, called hydrotheca, is transparent and cup-shaped, invaginated as a platform or shelf at the base of the gastrozoids for polyp to rest. तो व्यूअर्स, इस स्लाइड में आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमें ओविलिया कॉलोनी का, और इसमें हमें सबसे बाहर पेरिसार्क भी दिखाई दे रही है। एक लेयर है जो कि पूरे ब्रांचेस को, स्ट्रक्चर्स को कवर कर रही है, और इसमें आप देख रहे हो किस तरह से हाइड्रोजोआ सबसे पहले, गैस्ट्रोजॉइड जो है वो मार्क किया हुआ है, सिलेंट्रॉन दिखाई दे रही है, COELENTERON सिलेंट्रॉन दिखाई दे रही है, हाइपोस्टोम नज़र आ रहा है हमें, और माउथ नज़र आ रहा है इसमें हमें क्लियरली, और ये टेंटिकल्स हैं जो कि हेयर जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये टेंटिकल्स कहलाते हैं। हाइड्रोकेलस नज़र आ रहा है इसमें, जिसके कि दो पार्ट होते हैं, पेरिसार्क और कोइनोसार्क, पेरिसार्क एंड कोइनोसार्क। फिर यहाँ इधर की तरफ हमें मेड्यूसा बड नज़र आ रही है, और गोनोथीका और गोनोजोइड भी नज़र आ रहे हैं। तो द गैस्ट्रोजोइड एंड हाइड्रोथीका collectively form hydranths. In case of any emergent situation, the polyp can withdraw itself into the hydrotheca and the tentacles fold over the manubrium covering the mouth. The presence of shelf prevents the polyp to retract into the hydrocalus. The annuli of the perisarc present around the stalk of polyp allow the swaying movements due to the force of water current. So students, this is the structure of a gastrozoid and gonozoid. Gastrozoid and gonozoid. इस स्लाइड में हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ अ गोनोजॉइड के बारे में। हम आपको बताएंगे इसमें द गोनोजॉइड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लास्टोजॉइड्स या ब्लास्टोस्टाइल्स। दे आर सिलेंड्रिकल रॉड लाइक रिप्रोडक्टिव बॉडीज present in the axils of hydrocalus and stalk of gastrozoids. Gonozoids are less in number than gastrozoids, as these are present only in the proximal part of the colony. Proximal का मतलब आगे आगे वाले पोर्शन पाए जाते हैं. It has a reduced gastrovascular cavity and is devoid of mouth and tentacles. It thus cannot feed and receives food digested by the gastrozoids and transported through the gastrovascular cavity. Like other parts of the colony, gonozoids are also enclosed in a perisarc called gonotheca. It is constricted distally and constricted by annuli proximally. The apical part of the gonotheca has an opening called gonophore. Gonozoid produce numerous small medusa or gonophores by the asexual process of budding. Then the mature medusa detach from the gonozoids and escape into the surrounding water through the gonophore. So the gonozoids, gonophores and gonotheca collectively form gonangium. Now the morphology of a medusa. The medusa of Obelia colony is radially symmetrical, umbrella-like zooid, which measures approximately 6 to 7 millimeter in diameter. The outer surface of medusa is convex and known as ex-umbellar
surface, while the inner concave surface is called a subumbellar surface. The short manubrium containing a quadrangular mouth at its distal end hangs from the center of the subumbellar surface. The medusa is crespidote type as its edge is produced inwards into an insignificant rudimentary velum. The margins of the medusa bear initially 16 short contractile tentacles, which gradually increase in number. The mouth opens into a short gullet, which leads to a wide expanded stomach from which arise 4 narrow radial canals, which mark the 4 principal per radii. The radial canals extend till the margin of the umbrella and open into the circular canals running parallel to the margin. So viewers, I stop here concluding my second part of the lecture, and I hope we will meet soon for the third part of the lecture of Coelenterata. I thank you for patiently hearing me. I repeat my name. My name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. So my email address is given here. So students, be tuned to meet me again. Thank you.